इस कहानी की शुरुआत सूलू नाम की एक असासिन लड़की से होती है। वो इस वक्त ड्रैगन रिंग नाम की एक अंगूठी को चुराने की मिशन पर थी। ये रिंग म्यूजियम में बहुत सेफली रखी हुई थी। यहाँ म्यूजियम में घुसने के बाद जब वो देखती है कि कोई भी गार्ड उसे नहीं पकड़ पाया तो वो उनका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन जब वो उस ड्रैगन रिंग को टच करती है तब सायरन बजने की वजह से सभी गार्ड्स वहाँ पहुंचकर उसे घेर लेते हैं। यहाँ वो प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, लेकिन इतने में ही उसका पार्टनर या यूं कह लो कि उसका लवर वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और किसी तरह से वो ड्रैगन रिंग को लेकर अपने शिप पर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद अभी सूलू अपने पार्टनर से कह रही थी कि उसे ये काम इतना पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो ये काम छोड़ दे और फिर साथ में लाइफ गुजारे। हालांकि इस पर उसका पार्टनर कहने लगता है कि तुम जानती हो कि इस काम को छोड़ा नहीं जा सकता। इस काम से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत। इतना कहते हुए उसके पार्टनर ने यहाँ उसे चाकू मार दिया था और साथ ही यहाँ वो उस डब्बे को लेकर पीछे हट चुका था जिसमें ड्रैगन रिंग थी। हालांकि बाद में उसे ये चीज पता चलती है कि उस डब्बे में असली ड्रैगन रिंग नहीं है, क्योंकि सूलो ने ड्रैगन रिंग एक्सचेंज कर ली थी। वो डब्बा सिर्फ वो अपने साथ लेकर आई थी जिससे वो शिप पर अपने लवर को प्रपोज कर सके, लेकिन उसने उसे चाकू मार दिया। इसलिए वो ड्रैगन रिंग लेकर वहाँ समुद्र में कूद जाती है। इस वक्त वो तब डूब रही थी, लेकिन अचानक ही ड्रैगन रिंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है जिस वजह से डिफरेंट टाइम एंड स्पेस के टेलीपोर्टेशन पोर्टल वहाँ क्रिएट होना शुरू हो चुके थे। वैसे अभी यहाँ अचानक ही सीन सीधा डिफरेंट टाइम स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ हम एक लड़के को कुछ डेपोनिक गॉड से लड़ता हुआ देखते हैं। या उनसे लड़ते वक्त उस लड़के को टाइम एंड स्पेस में अचानक कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर सीधा मेन पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ सीन चेंज होकर अभी एक लड़की पर आता है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे या वो उसे मार रहे थे। इस चीज में शायद वो लड़की वहाँ मारी जाती, लेकिन ड्रैगन की वजह से सूलुओ की सोल सीधा इस लड़की की बॉडी में आ गई थी। यहाँ कुछ देर के लिए सूलुओ को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक नई बॉडी में आने की वजह से उसे धीरे धीरे इस बॉडी की जो पुरानी मेमोरीज थी वो याद आने लगी थी। उसे ये चीज पता चलती है कि यहाँ आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे ये उसे पीट रहे थे। अब जब वहाँ सामने खड़े लोग फिर से उस पर हमला करते हैं तो सूलुओ उठकर उन पर खुद से हमला करने लगती है। अभी देखा जाए तो पिछली लाइफ में वो एक असासिन थी, इसीलिए इतने लोगों से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ वो सभी को नीचे गिरा देती है और वो लोग फिर से हमला करने वाले थे, लेकिन इतने में ही वो लड़का जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा वो वहाँ पहुंच जाता है और उन लोगों पर हमला करते हुए उन्हें दूर हटा देता है। हालांकि जब वो सूलुओ के पास आता है तो सूलुओ उस पर भी हमला करने लगती है, लेकिन बाद में वो लड़का खड़े होकर सूलुओ को उठाता है और सीधा टेस्टिंग प्लेस की तरफ ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट की जाती है। सूलुओ अभी जिस लड़की की बॉडी में है उस लड़की की भी स्पिरिचुअल टेस्ट हुआ था जब वो 5 साल की थी, लेकिन उस दौरान उस लड़की की बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। वैसे इस वर्ल्ड में टोटल स्पिरिचुअल एनर्जी के 5 डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और इसके बाद इन्हें 7 लेवल में मेजर किया जाता है। वैसे यह टेस्टिंग प्लेस के अंदर टेस्ट देते वक्त उस लड़की को पता चलता है कि सूलुओ के पास विंड, लाइटनिंग और वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वुड और फायर एलिमेंट उसका बेस्ट है। मतलब उसकी करंट बॉडी में ही इन दोनों लेवल्स की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मैक्स स्टेज पर आ चुकी है, जबकि 5 साल की उम्र में उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो 0 थी। वैसे इस टेस्ट के दौरान ये चीज भी पता चलती है कि सूलुओ की बॉडी में वो ड्रैगन रिंग है। ये एक लेजेंडरी आइटम है। यहाँ में इसका पास्ट भी बताया जाता है। असल में कई साल पहले जब टाइम स्पेस गॉडेस और ग्रेट एम्परर मिलकर कुछ स्पिरिचुअल बीइंग से फाइट कर रहे थे, उस दौरान ग्रेट एम्परर मारा गया, जिस चीज से दुखी होकर टाइम स्पेस गॉडेस ने ग्रेट एम्परर की सोल को इस ड्रैगन रिंग के अंदर स्टोर कर दिया था। वैसे यहाँ ड्रैगन रिंग को जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड हुई और उसकी प्रेजेंस महसूस हुई तो उस टेस्टिंग पैलेस में कुछ क्रो जैसे दिखने वाले स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे थे। ये चीज देखने के बाद वो लड़का तुरंत अपने घोड़े पर सूलुओ को बिठाकर वहाँ से भेज देता है और उन मॉन्स्टर्स से लड़ने लग जाता है। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ सूलुओ अपने घर पहुंच चुकी थी। यहाँ आकर उसकी मुलाकात लुलू से होती है जो कि असल में उसकी फैमिली सर्वेंट है। वो अभी सूलुओ को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो उसके लिए चाय वगैरह भी लाती है और सूलुओ को यहाँ पता चलता है कि वो असल में क्राउन प्रिंसेस है। हालांकि जैसे कि सूलुओ उस चाय को पीती है तो उसका स्वाद उसे बहुत खराब लगता है। यहाँ उसे ये चीज भी नहीं पता चलती कि जब 5 साल की उम्र में उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट हुई तो उन्हें पता चला कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और तभी से उसे गार्बेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और इस तरह से ट्रीट करने में सबसे बड़ा हाथ सूलुओ की बहन सुशी का है। ये वही लड़की है जो कि तब सूलुओ को बुली कर रही थी और पीट रही थी, क्योंकि असल में क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन पर सिर्फ वही रहना चाहती है। वैसे इस वक्त लुलू उस लड़की के बारे में भी बताती है जिसने सूलुओ की मदद की। उसका नाम जिन वोंग है और वो असल में क्राउन प्रिंस और साथ ही लाइटनिंग एलिमेंट का वर्ल्ड वेस्ट कल्टिवेटर है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर यह क्राउन प्रिंस के मेंशन पर आता है जहाँ हम दूसरे क्राउन प्रिंस को देखते हैं। यहाँ वो अभी कुछ लड़कियों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी एक लड़की मेल वॉइस में बात
करने लगती है, जो देखकर वो लड़का तुरंत उस लड़की को दूर हटाता है। बाद में लड़की स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए उस लड़के को मैसेज देती है कि जिन वॉन्ग अभी कुछ समय पहले टेस्टिंग पैलेस में गया था और वो भी सूलुओ के साथ। यह भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू बात कर रहा था या कह रही थी, वो सिर्फ इस लड़के का मैसेंजर है। वैसे अभी लड़का सीधा यू मेंशन की तरफ जाता है, जहाँ से एक डिसीजन लेने के लिए बुलाया गया था। यहाँ सूलुओ भी थी और साथ ही उसकी बहन सुशी भी थी, जिसने पहले सूलुओ को बुलू किया था। वो यहाँ क्राउन प्रिंस से कहती कि सूलुओ ने उसे पॉइजन देने की कोशिश की क्योंकि वो उसकी लुक से जलती है। साथ ही सूलुओ ने उसे जान से खत्म करने के लिए उसके सर पर बाउंटी भी रखी है। इस चीज के लिए वो डायरेक्ट कमांडर को भी बुलाती है क्योंकि उसने उस कमांडर को पैसे दे रखे थे झूठ बोलने के लिए। हालांकि सूलुओ बताती है कि ये झूठ कह रहा है, लेकिन जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तब इतने में ही वहाँ एक लड़का आकर सीधा क्राउन प्रिंस पर हमला कर देता है। हालांकि उसकी तलवार क्राउन प्रिंस को नहीं लगती। बाद में पता चलता है कि ये लड़का तो बेचिंग ली है, जो कि बेचिंग पैलेस का मास्टर और साथ ही बार्कर्स का ओनर भी है। वो यहाँ आकर बताता है कि ये जो बार्कर कमांडर है, इसने रिश्वत ली है और ये झूठ कह रहा है। यहाँ क्राउन प्रिंस ने तुरंत ही बेचिंग ली की बात मान ली थी। साथ ही वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा फेमिलियर और था, जो चीज देखकर सूलो को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ऐसा कह पड़ती है कि क्या प्रिंस को लड़के पसंद है। ये सुनते हुए सूलो के इस वर्ल्ड वाले फादर ने तुरंत उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने प्रिंस के साथ बदतमीजी की। अभी अगले सीन में जब सूलो की आंखें खोलती है तब वो एक जेल के अंदर बंद थी। ये वो सामने देखती है कि लुलू अभी उस जेल का ताला पकड़कर रो रही है क्योंकि असल में सूलो को यहाँ उसके फादर ने कैद करवाया था उसकी गलती की वजह से। हालांकि जब सूलो आगे जाने वाली थी इतने में ही वो सुशी दो दूसरे आदमियों के साथ आ जाती है। वो देखती है कि इधर लुलू अभी गेट पर खड़े होकर रो रही थी, इसलिए वो चाबुक से लुलू को पीटने लग जाती है। सूलो को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती। इतने में ही सुशी यहाँ सूलो पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में रूट्स थी जो कि उसके चाबुक को रोक रही थी। हालांकि मौका पाती ही सूलो को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखते हुए उन लोगों से लुलू को जाने देने के लिए कहती है। हालांकि इतने में ही वहाँ सूलो का फादर भी आ गया था, जो कि अपने विंड मैजिक से सूलो को दूर हटा देता है। इस चीज से सूलो को बहुत चोट आई थी, लेकिन इतने में ही वो जेल ऊपर से क्रैक होता है और वहाँ क्राउन प्रिंस जिन वॉन्ग की एंट्री होती है। वो यहाँ सूलो की हालत देखकर बहुत गुस्से में आ गया था और दूसरी तरफ सूलो के फादर ने उसे देखकर साइड बदल ली थी। वो यहाँ सुशी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूलो के खिलाफ प्लानिंग करने की। ऐसा वो जिन वॉन्ग की वजह से कर रहा था और बाद में वो सूलो के पास आकर पूछने लगता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। हालांकि सूलो उसे बेशरम कहती है और बाद में उसके साथ अपने रिलेशन को खत्म कर देती है। मतलब अब से ना ही वो उसका फादर है और ना ही वो उसकी बेटी है। इसके बाद अब सूलो ने जिन के साथ उसके मेन पैलेस में जाने का फैसला कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अभी सूलो की बॉडी में ड्रैगन रिंग को सेंस करने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ बताता है कि तुम्हारे पास फायर और वुड एलिमेंट बिल्कुल मैक्स लेवल पर है, लेकिन ड्रैगन रिंग के होने की वजह से तुम्हारे ये दोनों ही एलिमेंट सप्रेस्ड हो चुके हैं। मतलब तुम इनकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो इसका असली कारण ड्रैगन रिंग नहीं है, बल्कि इसका असली कारण है टाइम स्पेस मैजिक, क्योंकि ड्रैगन रिंग के प्रेजेंस की वजह से सूलुओ को टाइम एंड स्पेस मैजिक भी मिला है, जो कि अभी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों मैजिक उसके अंदर सील्ड है और अभी तक उसने उन्हें अनलॉक नहीं किया है। हालांकि ये सुनकर कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, सूलुओ को लुलू की याद आती है जिससे बहुत बुरी तरह से पीटा था। अगर तब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाती तो वो उसे बचा लेती। इसलिए वो जिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके मैजिक को अनसील कराने में उसकी मदद करे। ये सुनकर जिन उसके लिए कुछ एलेक्सर ले आया था, जिन्हें खाकर सूलुओ की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी और शायद इससे उसकी पावर अनलॉक हो जाए। लेकिन इससे भी उसकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वजह से जिन एक मेंशन में जाकर कुछ एंशिएंट स्क्रॉल पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसे एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन तब वो उसे पढ़ रहा था तभी अचानक उस स्क्रॉल के अंदर से एक डार्क एनर्जी बाहर निकल कर आती है। यहाँ पर जिन भी कुछ समझ पाए, इससे पहले ही उस एनर्जी ने सीधा जिन की बॉडी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से जिन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी डार्क एनर्जी ने उसके हाथ को कंज्यूम कर लिया था, लेकिन जिन तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से लाइटनिंग एलिमेंट की मदद से उस डार्क एनर्जी को सर्कुलेट करने से रोकता है। पर वो फिर से बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद वहाँ सूलुओ पहुँचती है। वो देखती है कि जिन बेहोश है, वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जिन जैसे यहाँ अपनी आंखें खोलता है तो वो सूलुओ को देखती है कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल है और यहाँ अचानक ही जिन ने सूलुओ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। हालांकि जब जिन सूलुओ का गला पकड़ता है तो सूलुओ एक ग्लास की मदद से हमला करते हुए उसे वहीं बेहोश कर देती है। हालांकि उसे इस चीज का दुख था कि उसने जिन पर हमला किया, क्योंकि उसने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन वो सिर्फ खुद की जान बचा रही थी। अब इतने में वहाँ एक हेवनली फिगर वाली लेडी आती है जो कि किसी गॉडेस की तरह वहाँ एंट्री ले रही थी और वहाँ आते ही उसने जिन को हील करना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद लुलू के थ्रू उस सूलुओ को पता चलता है कि वो फिगर हेवनली फिगर वाली लेडी असल में याओची पैलेस की मास्टर लियाओ
लियाओ है। वैसे अब वहाँ जिन आता है। वो अब ठीक था, वो यहाँ आकर सूलो से माफी मांगता है उस पर हमला करने के लिए। हालांकि सूलो पूछती क्या उसे वही तरीका मिला उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए, जिस पर जिन कहता है कि हाँ एक तरीका है, हमें एक चीज के लिए स्पिरिचुअल स्काई के वाटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो वाटर हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर ही मिल सकता है। मैंने शुरू में बताया था कि जिन वोंग क्राउन प्रिंस है, मगर यहाँ अभी उस दूसरे क्राउन प्रिंस की बात हो रही है। वैसे वो क्राउन प्रिंस इन्हें इतनी आसानी से वो स्पिरिचुअल स्काई वाला पानी नहीं देगा, इसका मतलब इन्हें वो चुराना होगा। इस चीज से सू लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहती है कि हम रात में चलेंगे। उसके कहने पर जिन भी हाँ कर देता है और उसी रात वो सीधा उस पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ जिन को रास्ता पता था इसलिए वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अभी वो बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक इल्यूजन टाइप फॉग फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक आर्मरी वाली जगह पर पहुंच गए थे। ये जगह देखने में बहुत अलग थी, क्योंकि भले ही रात का समय हो लेकिन यहाँ दिन था और आसमान में बहुत वेपन्स उड़ रहे थे। ये आर्मरी वाली जगह मतलब यहाँ वेपन्स ही रहते हैं। अभी इन वेपन्स के बीच थंडर क्लाउड्स भी थे, जिससे कि कोई भी इन वेपन्स को चुरा ना सके। जिन सूलों को समझाता है कि हमें उस सामने वाले मेन रास्ते से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो जगह नहीं है जहाँ हमें आना है। सूलो कहते हैं कि ठीक है, और अब जिन अपनी लाइटनिंग पावर से उन थंडर क्लाउड्स की लाइटनिंग एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में सर्कुलेट करना शुरू करता है। तो सूलो वहाँ सीधा उस गेट की तरफ आगे बढ़ जाती है। हालांकि आगे बढ़ते वक्त उसे सर में दर्द हो रहा था। ये दर्द नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये दर्द किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। सूलो जैसे ही उस डायरेक्शन में देखती है तो वहाँ उसे स्वॉर्ड दिखाई देती है। उस दर्द की वजह से सूलो को ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो स्वॉर्ड से अपने पास बुलाना चाहती हो। सूलो तुरंत ही वहाँ पहुंचकर उस स्वॉर्ड को पकड़ती है, लेकिन इसकी वजह से वो थंडर क्लाउड सीधा उसके ऊपर बिजली गिराना शुरू कर दिए थे। हालांकि सही समय पर जिन वहाँ पहुंचकर उसे कवर कर लेता है, जिससे कि सूलो को थंडर एनर्जी चोट ना पहुंचाए। हालांकि इस बीच उसने सूलो को बचा लिया था, लेकिन तभी सूलो अपनी पावर उस तलवार को ऊपर की साइड उठाती है और बाद में पता चलता है कि उस तलवार ने सूलो को अपना मास्टर चुन लिया है। वैसे यहाँ उस ब्लेड की वजह से वो इस जगह से इजिली निकल जाते हैं और अगले सीन में वो सीधा उस स्पिरिचुअल स्काई वाली जगह पर पहुंच चुके थे। या उनके पहुंचते ही वो जगह हिलने लग जाती है और जो बड़ा सा पानी का गोला सामने बना हुआ था वो सूलो को अपने अंदर खींच लेता है। सूलो उस पानी के अंदर डूब रही थी और वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं थे, इसलिए जिन वहाँ जाकर उसे किस करता है, जिससे वो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। वैसे दूसरी तरफ वहाँ क्राउन प्रिंस अपने कुछ गार्ड के साथ सीधा इस जगह पर आ रहा था इन लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि जिस गले में अभी सूलो और जिन कैद हुए हैं वो एक वाटर प्रिजन है। लेकिन जब क्राउन प्रिजन वहाँ पहुंचकर गेट ओपन करता है और वाटर प्रिजन को डिस्ट्रॉय करता है तो वहाँ जिन सूलो थे ही नहीं। वो ये चीज देखकर हैरान था, लेकिन उसे शक था कि शायद वो दोनों यहाँ से टाइम स्पेस मैजिक की मदद से भाग गए होंगे, क्योंकि उसे मैजिक से टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। वैसे देखा जाए तो उसका ये डाउट भी सही था, क्योंकि वो दोनों असल में ही मैजिक की वजह से गायब हुए थे। हम देखते हैं कि वो दोनों सीधा जिन के मैंशन में पहुंचते हैं। यहाँ वो उस एल्केमी प्लॉट के साथ पहुंचे थे जो कि स्पिरिचुअल स्काई नाम की जगह पर मौजूद था। इस चीज से वो खुश थे, लेकिन तभी वहाँ लियाओ आती है। वो यहाँ बताने आई थी कि एक रेयर बीस्ट हंट इवेंट चल रहा है जिसके लिए वो जाने वाली है, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ चल सकते हैं। यहाँ उस इवेंट के लिए उन्हें सनसेट माउंटेन नाम की जगह पर जाना था। अब वो दोनों भी इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। अगले सीन में वो सनसेट माउंटेन पर पहुंचते हैं, जहाँ आगे थोड़ा सा खतरा समझ में आ रहा था, इसलिए जिन लियाओ उसे कहता है कि वो आगे बढ़े, तब तक वो सूलुओ को किसी सेफ जगह पर छोड़कर आ रहा है। लियाओ इस चीज से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जिन सूलुओ को लेकर सीधा उधर नीचे की तरफ फॉरेस्ट में आता है और सूलुओ को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है और बाद में वापस लियाओ के पास पहुंच जाता है। तभी उनकी मुलाकात एक बहुत पावरफुल ड्रैगन से होती है और वो अपनी एनर्जी कंबाइन कर उससे लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ सूलुओ जब उस जंगल में घूम रही थी तभी उसे एक मिस्टीरियस सा एग मिलता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने पास ही रख लेती है। लेकिन इतने में ही वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाता है। वो सूलुओ से कहता है कि तुम सच में पावरफुल हो और काम की हो, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें वो स्पिरिट दिलाऊंगा जो कि तुम्हें अभी तक नहीं मिली, और वैसे भी जिन के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। वो यहाँ बताता है कि जिन की बॉडी से एक डार्कनेस है जो धीरे धीरे इसे कंज्यूम करते जा रही है और एक दिन जिन उस डार्कनेस के अंदर समा जाएगा। उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सेम स्पेस मैजिक, और उसी स्पेस मैजिक को एब्सॉर्ब करने में जिन ने अपनी मदर की जान ले ली थी। यहाँ पर शायद ऐसा हुआ था कि जब जिन बॉर्न हुआ होगा तो जिन की मदर के पास जो स्पेस टाइम मैजिक की पावर थी वो जिन की बॉडी में एब्सॉर्ब हो गई और इसी वजह से उसे भी थोड़ा सा बुरा ट्रीट किया जाता होगा। क्राउन प्रिंस अभी यही कह रहा था कि तुम्हारे पास भी स्पेस टाइम मैजिक है, इसलिए अगर तुम जिन के साथ रहती हो तो शायद तुम्हारी भी वही हालत हो जो कि उसकी मदर की हुई थी। हालांकि जब वो ये सब कह रहा था इतने में ही वहाँ एक बहुत ही खतरनाक फायर ब्रीथिंग अटैक आकर उस पेड़ से टकराता है जिस पेड़ के नीचे ये दोनों खड़े हुए थे। ये अटैक उस ड्रैगन का था जिससे जिन और लियाओ फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान ये अटैक इस तरफ आ गया था। हालांकि अटैक इतना खतरनाक था उसकी वजह से सूलुओ उस जगह के नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये असल में
समय पहले थोड़ी ऊंची जगह पर थे, जिन जानबूझकर सूलुओ को यहाँ छोड़कर गया था, जिससे कि ये प्रॉब्लम में ना फंसे। लेकिन उस अटैक की वजह से अभी वो नीचे गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो अपने आसपास उस एग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे उसके पीछे वो एग दिखाई देता है। वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा था, मतलब उसके अंदर से एक बेबी निकलने वाला है। वो देखती है कि ये तो एक ड्रैगन एग था। उसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन आता है, जो कि सूलुओ के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, क्योंकि सूलुओ ने उस एग का ख्याल रखा था। यहाँ अचानक ही जब वो बेबी ड्रैगन सूलुओ के करीब आता है, तो सूलुओ के चेस्ट से एक मैजिक एनर्जी निकलती है, जो कि टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर थी। वो एनर्जी यहाँ उस ड्रैगन के साथ कनेक्ट होती है और अचानक सूलुओ बेहोश हो जाती है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में उसे होश आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद वो किसी अजीब जगह पर थी। अजीब जगह इसलिए क्योंकि वो भले ही ये जंगल जैसे, लेकिन यहाँ वो बेहोश हुई थी, ये वो जगह नहीं है। यहाँ अभी वो बेबी ड्रैगन था जो कि उसके साथ बात कर पा रहा था। ये देखकर सूलुओ पहले हैरान थी, पर बाद में वो बेबी ड्रैगन उसे बताता है कि ये जगह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कि खुद सूलुओ ने क्रिएट की है। ऐसा उसके टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर की वजह से हुआ है। सूलुओ ये जानकर थोड़ी सी हैरान हो चुकी थी। हालांकि वहाँ बाहर सूलुओ की बॉडी अभी भी वहीं पड़ी हुई थी जहाँ वो बेहोश हुई थी। कुछ ही देर में वहाँ क्राउन प्रिंस का वो साथी, जिसे हमने पहले देखा था, मतलब वो स्पिरिचुअल एनर्जी वाला, वो पहुंचता है। वो सूलुओ के पास कुछ घास उगती हुई देख पा रहा था। इसका सिंपल मतलब ये है कि सूलुओ का जो वुड और फायर एलिमेंट था, जो कि स्पेस एंड टाइम मैजिक की वजह से सप्रेस था, वो अब अनलॉक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि शायद सूलुओ ने अपने टाइम एंड स्पेस मैजिक को भी अनलॉक कर लिया है। वैसे यहाँ पर उसी आदमी को अचानक ही किसी और की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से हट जाता है। अब इसके बाद वहाँ उस दूसरे पर्सन की एंट्री होती है, जिसकी वो आवाज थी। हम देखते हैं कि तब सूलुओ को भी होश आ चुका था। सूलुओ उस पर्सन से, मतलब उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन। वो लड़की बताती है कि उसे जिन ने भेजा है सूलुओ को ढूंढने के लिए, क्योंकि सूलुओ उस जगह पर नहीं थी जहाँ जिन उसे छोड़कर गया था। ये सुनकर सूलुओ खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो इस जंगल में भटक गई है। लेकिन यहाँ सूलुओ जैसी दूसरी तरफ मुड़ती है, तो अचानक ही वो लड़की अपने पास एक डैगर निकालते हुए सूलुओ पर हमला करने की कोशिश करती है। सूलुओ शायद इस अटैक से ना बच पाती, लेकिन वो बेबी ड्रैगन तुरंत बाहर आकर उस तलवार को ही रख लेता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सूलुओ अपने डैगर से, मतलब अपने उसी स्वॉर्ड से उस लड़की को खत्म कर देता है। बाद में जब उसके चेहरे से मास्क हटाती है, तो उसे पता चलता है कि ये लड़की तो लियाओ की मेड है, मतलब ये लियाओ के लिए काम करती है, और साथ ही ये एक असैसिन भी है। इस चीज से सूलुओ के लिए सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। वो समझ गई थी कि शायद इसे जिन और लियाओ ने भेजा है, क्योंकि क्राउन प्रिंस की बात से सूलुओ को ये चीज पता चल चुकी थी कि जिन शायद उसके टाइम एंड स्पेस मैजिक के पीछे है, वरना कौन ही किसी की मदद करेगा। और वैसे अब दूसरी तरफ हम वहाँ उस क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो इस वक्त सूलुओ को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे रास्ते में वो हेयर क्लिप दिखती है, जो कि उसने सूलुओ को गिफ्ट के तौर पर दी थी। उसे थोड़ा सा डाउट होता है और उसे साथ ही थोड़ी चिंता होती है, ये सोचते हुए कि सूलुओ ठीक होगी या नहीं। इतने में ही वहाँ जिन आ जाता है। अभी लियाओ उसके साथ थी। जिन तुरंत ही क्राउन प्रिंस को पकड़ते हुए पूछता है कि सूलुओ कहाँ है, तुमने क्या किया। हालांकि क्राउन प्रिंस इस पर क्या ही जवाब देता, लेकिन तभी वहाँ सूलुओ आ जाती है। उसे हल्की सी चोट आई हुई थी, इसलिए जिन तुरंत उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि ये चोट उसे कैसी लगी। हालांकि सूलुओ ने तुरंत ही जिन को दूर हटा दिया था, और बाद में वो यहाँ लियाओ की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये चोट उसे लियाओ की भेजी हुई उस असैसिन की वजह से लगी है, जो कि उसे मारना चाहती थी। यहाँ सूलुओ अपने वेपन को निकालते हुए जिन से कहती है कि वो समझ चुकी है कि जिन उसके टाइम एंड स्पेस मैजिक के पीछे था, इसलिए वो उसे मरवाना चाहता है, और पहले भी उसने सिर्फ उसकी मदद की जिससे कि वो उस पर भरोसा करे। हालांकि यहाँ जब सूलुओ जिन पर हमला करने वाली थी, तो इस चीज को देखते हुए लियाओ तुरंत ही सूलुओ की तरफ हमला कर देती है। यह अटैक सच में खतरनाक था, और शायद सूलुओ की इससे जान भी जा सकती थी, और साथ ही सूलुओ इस चीज के लिए तैयार भी नहीं थी। लेकिन तभी जिन उस अटैक को रोकते हुए वहाँ बीच में आ जाता है, जिससे वो सूलुओ को बचा पाए। लेकिन इस चीज से वो अटैक सीधा जिन को लग गया था। हालांकि इस अटैक के बाद जिन की जान नहीं जाएगी, लेकिन इस चीज से उसकी बॉडी कमजोर पड़ गई थी, और जो डार्कनेस उसकी बॉडी के अंदर है वो उस पर हावी पड़ने लगी थी। वो तुरंत ही उसे उसके पैलेस में लेकर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी ली और कुछ बाकी एल्डर्स अपने मैजिक पावर की मदद से उस डार्कनेस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। इतने में ही वहाँ एक बहुत ही तेज लाइट आती है। ये असल में लियाओ की थी। उसे जिन को बचाने का कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन उसके हिसाब से ग्रैंड मास्टर होंग यून, जो कि सबसे अच्छे पोशन मेकर है, वो इस चीज में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लियाओ उन्हें ढूंढने के लिए जाएगी। हालांकि यहाँ वैसे तो लियाओ और सूलुओ की बिल्कुल भी नहीं बनती, और ये चीज हमें भी कुछ देर पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सूलुओ भी लियाओ के साथ जाने का फैसला करती है। इस चीज पर लियाओ हंसने लगी थी, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट करते हैं कि इस बीच वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेन चीज है जिन को बचाना। वैसे अगर आपको डाउट हो कि अभी कुछ देर पहले तो सूलुओ जिन को खत्म करने की सोच रही थी, तो असल
में अब इसका इरादा इसलिए बदल गया क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए जिन सामने आ गया था और जिन ने अपनी जान की फिक्र नहीं की। इसी चीज से सूलू समझ चुकी थी कि ये काम जिन का नहीं था। वैसे अब सीन चेंज होकर वहाँ क्राउन प्रिंस के पैलेस पर आता है। वो इस वक्त अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसने तब जिन और सूलू को जाने दिया, जबकि वो उस दौरान भी हमला कर सकता था क्योंकि उसका मेन टारगेट जिन ही है, क्योंकि उसे जिन को खत्म करना है। लेकिन जिन को वो डायरेक्टली नहीं मार सकते। जिन तभी मरेगा जब उसकी मदर की डार्कनेस उसके ऊपर हावी हो जाएगी। वैसे सूलू के पास टाइम एंड स्पेस मैजिक पावर है। इसका मतलब जिन को ठीक करने के लिए सूलू ही वो चाबी है। और इसी चीज से सीधा मतलब यही निकल कर आता है कि अगर इन्हें जिन को खत्म करना है तो इन्हें सूलू को भी मारना होगा। लेकिन क्राउन प्रिंस ऐसा नहीं चाहता। अभी यहाँ के सामने क्राउन प्रिंस का पार्टनर था। क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि सूलू उसे खुद के लिए चाहिए क्योंकि वो उसके टाइम एंड स्पेस मैजिक को पाना चाहता है। ये सुनकर उसका पार्टनर उसे लालची कहता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ लियाओ और सूलू ऊपर आ गया था। वो भी फ्लाइंग हॉर्स पर बैठकर सीधा उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे जहाँ होंगयुन रहते हैं। वैसे उस जगह पर पहुंचकर उन्हें रास्ते में एक बैरियर दिखता है जिसे क्रॉस करने के बाद उनकी मैजिकल पावर काम करना बंद कर दी थी क्योंकि ये बैरियर मैजिकल पावर को कंप्रेस करता है। वैसे अब पैदल ही आगे बढ़ते वक्त तभी उन्हें सामने एक माउंटेन दिखता है जो कि पत्थर का था और यहाँ वो मैजिक पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसका मतलब उन्हें नॉर्मली उस माउंटेन पर चढ़ना होगा। वैसे यहाँ पर लियाओ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सूलू के लिए काम बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि वो पहले असासिन थी। इसलिए वो जानती है कि इस तरह के माउंटेन या ऊंची बिल्डिंगों पर किस तरह से क्लाइंब किया जाता है। वो बहुत ही इजीली आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि बाद में लियाओ भी ऊपर चोटी पर पहुंच चुकी थी। यह उनकी मुलाकात ग्रैंड मास्टर होंगयुन से होती है। लियाओ उन्हें देखते ही उनसे हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर होंगयुन मदद के लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें मदद के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं। वो यहाँ कहते हैं कि अगर तुम दोनों आपस में फाइट करते हो तो तुम में से जो भी जीतेगा मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब देखा जाए तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन थी क्योंकि सूलू और लियाओ में से कोई भी जीते दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन फिर भी इसके लिए उन्हें लड़ना होगा और वो पहले से दुश्मन है। इसलिए वो नॉर्मल तो सामने वाले को जीतने नहीं दे सकती। वो यहाँ लड़ते वक्त लियाओ अपनी पावर से हमला करना शुरू कर देती है। सूलू सिर्फ उसके अटैक को डोज कर रही थी। सूलू यहाँ इसी तरह से कुछ और देर उसके अटैक को डोज करती रहती है। इससे लियाओ का सारा ध्यान सिर्फ अटैक करने पर था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सूलू एंड में अपने वुड मैजिक से लियाओ के हमले को रोकते हैं। और जब लियाओ ये नोटिस करती है कि सूलू ने पहली बार उसके हमले को डोज ना करते हुए उसे रोका है तो उसका ध्यान सीधा सामने की तरफ आता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए सूलू बहुत स्पीड के साथ यहाँ लियाओ के पीछे आ गई थी और उसने अपनी तलवार को यहाँ लियाओ की गर्दन पर रख दिया था, जिस वजह से उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ होंगयुन अभी लियाओ की पावर से भी थोड़ा सा इम्प्रेस्ड है, इसलिए वो बताते हैं कि कुछ समय बाद वो एक कंपटीशन रखने वाले हैं, अपने लिए एक डिसाइपल चुनेंगे। इसलिए यहाँ पर वो लियाओ को भी इस चीज का इन्विटेशन देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। लियाओ तैयारी के लिए चली गई थी क्योंकि उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लियाओ को जिनकी चिंता नहीं है तो ऐसा नहीं है। होंगयुन ने वादा किया कि वो जीतने वाले की मदद करेंगे और सूलू या उनसे वही बात करती है। इसलिए लियाओ का भी यह काम नहीं है क्योंकि उसे भरोसा है कि ग्रैंड मास्टर होंगयुन जिन को ठीक कर देंगे। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ग्रैंड मास्टर होंगयुन यहाँ सूलू को बहुत सारा सामान देते हैं और कहते हैं कि हमें अब पैलेस की तरफ वापस लौटना चाहिए। इतना कहते ही उन्होंने अपने टाइम एंड स्पेस मैजिक के थ्रू रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। वो डायरेक्टली सीधा उस पैलेस में नहीं जा सकते, इसलिए वो 2-3 जगह टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। सूलू तो अभी बहुत हैरान थी क्योंकि लियाओ और सूलू ने वहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत की थी, जबकि वो कुछ सेकंड्स में ही वहाँ वापस लौट आए। पर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर होंगयुन उन्हें बताते हैं कि ये टाइम एंड स्पेस की पावर है। वैसे अब वो अंदर आते हैं और जिनको देखते हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो उसे ठीक कर सकते हैं। पर इस मैजिक के लिए उन्हें बहुत सारे हाई लेवल क्रिस्टल चाहिए। ये मैजिक क्रिस्टल होते हैं। इन लोगों के पास पहले से मैजिक क्रिस्टल है, लेकिन जब सभी लोग उन्हें लेकर आते हैं तो होंगयुन बताते हैं कि इतने काफी नहीं है। अभी इन लोगों को और कई सारे क्रिस्टल चाहिए थे और क्रिस्टल माइंस इस वर्ल्ड में थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली क्रिस्टल नहीं मिलते। ये क्रिस्टल पत्थरों के अंदर कवर होते हैं। इसका मतलब पत्थरों को तोड़कर इन क्रिस्टल को निकाला जाता है। हालांकि ये क्रिस्टल मार्केट में भी बिकते हैं, इसका मतलब इन्हें खरीदा जा सकता है, लेकिन वो भी किस्मत की बात है क्योंकि यहाँ ली सूलू को बताता है कि ये क्रिस्टल पत्थर के अंदर होते हैं। इस वजह से ये चीज बताना बहुत मुश्किल है कि किस पत्थर के अंदर हाई ग्रेड क्रिस्टल है और किस में लो ग्रेड क्रिस्टल। अगर वो हाई ग्रेड क्रिस्टल ढूंढ लेते हैं तो उनसे जिन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन लो ग्रेड क्रिस्टल को खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि उसी दौरान सूलू का वो बेबी ड्रैगन उसे बताता है कि वो पहले बहुत सारे स्टोन्स खा चुका है क्योंकि वो पत्थर के अंदर स्टोर्ड क्रिस्टल की पावर को महसूस कर सकता है। मतलब वो सिर्फ सूंघ कर ये चीज बता सकता है कि किस पत्थर में ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है। ये चीज बहुत काम की थी और इसी चीज का पता चलते ही सूलू तुरंत अपनी बेबी ड्रैगन को लेकर मार्केट की तरफ चली जाती है।
वैसे वो वहाँ बेबी ड्रैगन को बाहर निकाल सकती है, इसलिए बेबी ड्रैगन ने खुद को एक छोटे से क्यूट डॉग में बदल लिया था। वहाँ मार्केट पहुंचकर वो एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ बेबी ड्रैगन उन रखे हुए पत्थरों के बीच से सारे उन पत्थरों को बाहर निकालता है जिनके अंदर रेयर क्रिस्टल्स हैं। सूलो उन सभी को खरीदने का कहता है। बाद में जब उनकी पेमेंट करने वाली थी तभी वहाँ मार्केट में एक लड़का और एक लड़की पहुँचते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि वो इस मार्केट के सभी क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडफादर का बर्थडे है, इसलिए उन्हें वो क्रिस्टल अपने ग्रैंडफादर को गिफ्ट में देने हैं। वैसे ये दोनों जब वहाँ उनका क्रिस्टल को खरीद रहे थे तब तक तो सूलो पैसे देकर अपना बैग लेकर जा चुकी थी। हालांकि रास्ते में ये दोनों लड़का लड़की सूलो को रोक लेते हैं। वैसे इस लड़की का नाम हाउ और उस लड़की का नाम ध्यान है। ये सूलो को भी वही रीजन बताते हैं कि इनके ग्रैंडफादर का बर्थडे है, इसलिए इन्हें ये क्रिस्टल चाहिए। सूलो कहती है कि नहीं, वो किसी जरूरी काम से इन्हें लेके जा रही है, वो एक क्रिस्टल उन्हें नहीं दे सकती। हालांकि वो बैग छीनने लगे थे, वो इनके पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन सूलो मना कर रही थी और उसी छीना झपटी में वो बैग फट जाता है और सारे क्रिस्टल नीचे गिर पड़ते हैं। यहाँ सूलो के क्रिस्टल के साथ साथ हाउ और ध्यान के क्रिस्टल से भी मिल चुके थे, जिन्हें खुद सूलो ने चुना है। इसका मतलब अगर सूलो को अपने क्रिस्टल चाहिए तो उसे वो वापस चुनने होंगे। लेकिन हाउ और ध्यान का कहना भी सही था, वो कह रहे थे कि हमारे क्रिस्टल ज्यादा अच्छे थे, इसलिए शायद तुम हमारा क्रिस्टल चुन लो, इसलिए हम तुम्हें क्रिस्टल नहीं चुनने देंगे। हालांकि आखिर में सोल्यूशन निकल जाता है। यह उन तीनों में शर्त लगती है। सूलो कहती है कि हम तीनों स्टोन्स उठाएंगे, जिसके पास सबसे अच्छे क्रिस्टल निकले वो ये शर्त जीत जाएगा और यहाँ जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टोन्स है वो सारे उसे मिल जाएंगे। ये एक गैम्बलिंग थी, लेकिन हाउ और ध्यान इस चीज के लिए तैयार थे। वैसे देखा जाए तो वो बेबी ड्रैगन अभी भी डॉग बनकर वही बाहर ही था। इसका मतलब वो सूलो की मदद कर सकता है। पहले मैंने सोचा था कि वो सिर्फ स्टोन स्मेल कर बताया कि किस स्टोन में ज्यादा अच्छे क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ तो वो थोड़ी चीटिंग भी कर रहा था। मतलब जब हाउ को एक अच्छा क्रिस्टल मिला तो वो यहाँ उस बेबी ड्रैगन ने इस क्रिस्टल पर टॉयलेट कर दिया, जिससे कि हाउ उस क्रिस्टल को उठा ही ना। और खैर आखिर में हाउ और ध्यान क्रिस्टल्स स्टोन्स में से सिर्फ 2 क्रिस्टल्स बाहर आते हैं और वहाँ सामने सूलो के तीनों स्टोन के अंदर क्रिस्टल थे। इसका मतलब सूलो ये शर्त जीत चुकी थी और अब वो सारे क्रिस्टल अपने साथ ले जाती है। वैसे हाउ और ध्यान दोनों ही बहुत बुरे नहीं है, उन्होंने शर्त लगाई थी, वो शर्त हार गए, इसलिए वो सूलो को वो सारे स्टोन्स ले जाने देते हैं। वैसे तभी वहाँ सुशी की एंट्री होती है, जो कि पहले से ही सूलो से बहुत जल्दी है, इसलिए वो हाउ और ध्यान से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो तीनों मिलकर सूलो से वो सारे क्रिस्टल छीन सकते हैं, साथ ही उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन हाउ और ध्यान दोनों ही इस चीज के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी सुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ क्राउन प्रिंस के उस दूसरे साथी की एंट्री होती है, जो कि तब गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। वो यहाँ सुशी की मदद करने के लिए हाँ कर देता है। वैसे वो अभी सूलो पर हमला नहीं करने वाले, पहले इसके लिए वो प्लान बनाएंगे। हालांकि अब सीन चेंज होकर यहाँ जियान के मेंशन पर आता है, जहाँ सूलो क्रिस्टल लेकर आई थी और अब वो उन्हें बाहर निकालती है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो इतने सारे क्रिस्टल लेकर आई है, ये चीज मैंने पहले कहीं कही थी। ये सब गैम्बलिंग की तरह है, मतलब उन स्टोन्स के अंदर से क्रिस्टल निकले। इस चीज का सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन यहाँ सूलो के हिसाब से ये सक्सेस रेट 100% था। बाकी वो स्टोन्स जो कि वो हाउ और ध्यान से जीते थे, उनके अंदर कुछ खाली स्टोन्स निकले थे। वैसे अभी इतने क्रिस्टल काफी थे जिनका इलाज करने के लिए, इसलिए ग्रैंड मास्टर होंगे उन क्रिस्टल को लेकर चले जाते हैं। अभी बाहर सूलो और ली बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में होंगे बाहर निकल कर आते हैं, साथ ही उनके बाद जिन भी वहाँ कमरे से बाहर आता है। उसे होश भी आ चुका था और अब वो ठीक थे। वैसे ली जिन को ठीक देखकर अब वापस अपने काम धंधे पर वापस लौट जाता है। साथ ही सूलो भी जिन से कहती है कि मेरा काम भी पूरा हुआ, इसलिए तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली, अब हिसाब बराबर हुआ। और इतना कहकर अब वो भी जाने लगती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम यहीं रुक सकती हो। लेकिन सूलो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी डार्कनेस फिर से तुम्हारे ऊपर हावी हुई तो तुम मुझे खत्म करने की कोशिश करोगे। हालांकि इतने में ही ग्रैंड मास्टर होंगे बोल पड़ते हैं कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अगर तुम खुद की पावर को बढ़ा लो तो तुम जिन को रोक सकती हो, फिर जिन तुम्हारे स्पेस टाइम पावर को कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा तुम ही अपनी पावर से जिन को ठीक कर सकती हो। साथ ही इसके बाद वो अपने उस डिसाइपल कंपटीशन के बारे में भी सूलो को बताते हैं और कहते हैं कि अगर उस टाइम तुम सही से एलिक्सर बनाना सीख जाओ तो तुम भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेना, क्योंकि मुझे अपने लिए एक बेस्ट डिसाइपल चाहिए, शायद तुम उस कंपटीशन को जीत लो। वैसे इसके बाद ग्रैंड मास्टर होंगे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिन और सूलो गाड़ी पर बैठकर अभी समुद्र के बीच बसे एक आइलैंड पर जा रहे थे। ये एक स्पेशल जगह है जहाँ पर बहुत सारे सीवेट कल्टीवेशन कोल्स और ट्रेजर मौजूद है। इनके यहाँ पहुँचने के बाद बहुत से और लोग भी वहाँ पहुँचने लगे थे, जैसे कि ली, साथ ही वो हाउ और ध्यान जिन्हें हमने मार्केट में देखा था, और उनके साथ साथ लियाओ और उसका भाई भी। यहाँ इस जगह में अंदर एंटर करने के बाद इन सभी को बहुत सारे दरवाजे दिखते हैं। यहाँ काउंटलेस डोर थे, लेकिन ट्रेजर किसी एक रूम
रूम में मिलेगा, इसलिए सभी को जो डोर सही लगता है वो उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ एनर्जी महसूस होने के बाद बेबी ड्रैगन भी डॉग फॉर्म में बाहर आ गया था और अचानक ही बाहर आकर वो सीधा लियाओ के कंधे पर चढ़ जाता है, जिससे लियाओ तुरंत ही उसे दूर हटाती है और दूसरा दरवाजा चुनने के लिए अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। हालांकि बस बेबी ड्रैगन का प्लान था, क्योंकि जिस डोर के सामने लियाओ खड़ी हुई थी वो डोर स्पेशल था। उसे उसके अंदर से एक स्पेशल एनर्जी महसूस हो रही थी। वो तुरंत ही सूलियो और जिन को वहाँ से उस डोर के पास बुलाता है और ये तीनों उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। ये जगह देखने में किसी रेगिस्तान की तरह थी, लेकिन अचानक ही वहाँ एक फिश स्केलेटन सामने आता है और अपना मुंह खोलता है, जो कि एक अलग दूसरा रास्ता था। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ये उस ट्रेजर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सारी सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड वाली किताब थी। सूलो इनमें से किसी एक को ही चुन सकती है, इसलिए कुछ देर तक सोचने के बाद सूलो ने एक बुक लेने का डिसाइड किया था। सूलो जैसे ही उस बुक को उठाती है तो वो ट्रेजर रूम गायब हो जाता है और ये वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बाकी सब थे। यहाँ जब लियाओ को ये चीज पता चलती है कि सूलो ने ट्रेजर रूम ढूंढ लिया तो वो इस चीज से बहुत उदास हो जाती है। हालांकि उसका भाई उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वो किताब लेकर आएगा जो कि सूलो ने ली थी। अभी यहाँ इनका काम खत्म हो चुका था, मतलब ये ट्रेजर रूम जाकर आ चुके हैं, इसलिए जगह हिलने लगी थी और इस कारण से अभी लोग आपस में बिछड़ चुके थे। जो जिसके साथ आया था उसका रास्ता बदल गया और अभी वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। हालांकि इसी दौरान सूलो उस जगह से बाहर निकल कर आती है। वहाँ वो जिन को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने में ही कोई उस पर हमला कर देता है। ये आइस वाला अटैक था, लेकिन इससे सूलो बच गई थी। ये अटैक असल में लियाओ के भाई तियान ने किया था। वो यहाँ सूलो से कहता है कि वो उसकी जान लेगा, बाद में वो उस किताब को जाकर अपनी बहन को देगा। वैसे यहाँ उसने अपने आइस अटैक से सूलो के पैर को जमा दिया था, जिस वजह से सूलो वहाँ से हिल नहीं सकती थी। और इसके बाद वो यहाँ आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए सूलो को फ्रीज करना शुरू कर देता है। उसने सूलो की बॉडी के आसपास एक बर्फ का कॉफिन तैयार कर दिया था, जिसमें ऑक्सीजन थी, मतलब वहाँ सूलो सांस ले सकती है। हालांकि यहाँ वो उससे किताब ले या फिर उसकी जान ले, इससे पहले ही वो पूरा आइलैंड हिलने लग जाता है, जिससे वो बर्फ टूट जाती है और यहाँ सूलो का वो कॉफिन सीधा पानी में जा गिरता है। यहाँ पानी घुलने की जगह वो कॉफिन बहता जा रहा था। वो कुछ देर बाद एक आइलैंड पर पहुंचता है। सूलो को होश आ जाता है। वो देखती है कि अभी भी वो उस कॉफिन के अंदर बंद है। यहाँ अंदर बंद होने की वजह से वो खुद से उस कॉफिन के अंदर से नहीं निकल सकती। लेकिन उसी दौरान वहाँ जिन पहुंचता है। जिन उससे कहता है कि वो उसे बचा सकता है इस बर्फ को पिघलाकर, लेकिन इसके लिए उसे 3 महीने तक जिन को डेट करना होगा। अब सूलो प्रॉब्लम में है, इस वजह से वो हाँ कर देती है। जिसके बाद जिन अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए बर्फ को पिघलाना शुरू करता है। ये बर्फ नॉर्मल बर्फ की तरह नहीं थी, इस वजह से इस बर्फ को पिघलाने में जिन को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अंत में उसने पूरी बर्फ को पिघलाकर सूलो को बचा लिया था। हालांकि ऐसा करते ही वो खुद बेहोश हो जाता है। सूलो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। वो समझ गई थी कि जिन खुद भी इंजर्ड हो गया था उस आइलैंड से निकलते वक्त, लेकिन फिर भी उसने सूलो को बचाने के लिए अपनी बची हुई कुछ एनर्जी भी यहाँ उस कॉफिन को पिघलाने में लगा दी। खैर यहाँ पर कुछ देर तक जिन को अपने साथ लाने के बाद वो जिन को एक जगह पर बैठाती है, जिससे कि वो जंगल में जाकर उसके लिए कुछ मेडिसिन ला सके, जिससे जिन अपनी एनर्जी जल्दी रिकवर कर ले। अब जिन को बिठाकर वो जंगल में चली गई थी, लेकिन वहाँ अचानक झाड़ियों से तियान निकल कर आता है। यहाँ सूलो उससे नहीं जीत पाती और फिर से बन जाती है। अभी तियान उसे पकड़कर जिन के साथ ले जा रहा था, क्योंकि तियान को वो किताब चाहिए जो कि शायद सूलो ने कहा है कि उसने जिन को दे दी थी। अभी रास्ते में आगे बढ़ते वक्त सूलो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तियान बात मान लेता है, लेकिन वो रस्सी नहीं खोलता। अभी सूलो एक स्टोन के पीछे चली गई थी। यहाँ का वो बेबी ड्रैगन बाहर आकर उस रस्सी को काट लेता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने उस रस्सी से एक स्टोन फंसा दिया था। बाद में जब थोड़ी देर हो जाती है तो तियान रस्सी खींचता है और देखता है कि सूलो वहाँ से भाग चुकी है। हालांकि फिर उसने सूलो का पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानता है कि सूलो किस डायरेक्शन में भाग रही होगी। कुछ ही देर बाद वो सूलो के पास पहुंच जाता है। यहाँ सूलो उसके अटैक से बचते वक्त एक खाई में गिर गई थी। हालांकि नीचे गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन ये जगह थोड़ी सी अजीब लग रही थी। हालांकि तभी वहाँ तियान आ जाता है। वो कहता है कि अब तुम इस जगह से नहीं भाग सकती। इतना कहते हुए वो आइस क्रिस्टल क्रिएट कर सूलो पर हमला करता है, लेकिन अचानक ही वो आइस क्रिस्टल सूलो के पास पहुंचकर पिघल गया था। इसका रीजन ये है कि सूलो जहाँ बैठी हुई है ये जगह फायर केव की बाउंड्री में आती है। जहाँ पर तियान खड़ा था वो जगह नॉर्मल है, इस वजह से वो आइस क्रिस्टल क्रिएट कर पाया, लेकिन सूलो वाली जगह फायर केव के अंदर है। अभी यहाँ तियान फिर से हमला करे इससे पहले सूलो अपने पीछे उस फायर केव को नोटिस करती है और तुरंत ही वहाँ अंदर की तरफ भाग जाती है। तियान शायद खुद वहाँ अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो हमला करना चाहता था, लेकिन उसका आइस मैजिक काम नहीं करेगा। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ उस गुफा में उसे सील्ड करने का भी एक तरीका है। वहाँ लिखा हुआ था कि अगर कल्टीवेटर अपनी लाइफ की आधी कल्टीवेशन उस गुफा को प्रोवाइड करे तो उस गुफा को बंद कर सकता है। तियान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे बस सूलो को खत्म करना था अपनी बहन के लिए, इसलिए वो अपनी आधी कल्टीवेशन देते हुए उस गुफा को सील्ड कर देता है। हालांकि
हालांकि जैसे ही वो ऐसा करता है तभी वहाँ जिन की एंट्री होती है। जिन वहाँ पहुंचते ही तियान को नॉकआउट कर दूर हटा देता है। जिन देखता है कि अगर उसे वापस से इस गुफा को रीओपन करना है तो इसके लिए उसे भी अपनी आधी कल्टीवेशन देनी होगी। जिन यहाँ एक पल भी ना सोचते हुए तुरंत अपनी लाइफ की आधी कल्टीवेशन उस गुफा में डालकर उसे ओपन कर देता है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ सूलू अंदर भागते हुए बेहोश हो चुकी थी क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा फायर प्रेशर। हालांकि यहाँ बेहोश होने के बाद वो बेबी ड्रैगन वहाँ से बाहर निकल आया था और सूलू की मदद के लिए वो उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उस एल्केमी पॉट को भी ले आया था जिसे जिन और सूलू ने क्राउन प्रिंस के मेंशन से चोरी किया था। यहाँ बेबी ड्रैगन सूलू को उस एल्केमी पॉट के अंदर डाल देता है जिससे कि वो यहाँ रहते हुए कुछ मेडिसिन को एब्सॉर्ब कर सके। अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि ये मेडिसिन बेबी ड्रैगन के पास कहाँ से आई, तो असल में वही मेडिसिन है जो कि सूलू जिनके लिए कलेक्ट करने गई थी। वैसे भी वो बेहोश थी और बेहोशी में वो सपना देख रही थी कि वो जिन की मदद कर रही है। हालांकि तभी वहाँ जिन उस गुफा के अंदर पहुँचता है। वो देखता है कि सूलू नीचे बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे उठाता है और होश में लाता है। यहाँ जब सूलू अपना हाथ खोलती है तो उसके हाथ में 3 पिल्स थी। वो उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन जिन उसे बताता है कि वो पहले एल्केमी पॉट में बंद थी जहाँ नींद में ही उसने पिल्स क्रिएट की। ये रिकवरी पिल्स हैं जो कि किसी भी कल्टीवेटर की एनर्जी को रिकवर कर सकती हैं। असल में तब सूलू जिन की मदद करने के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से उसने नींद में ही ये पिल्स बना ली। यहाँ वो एक पिल को जिन को खिलाती है जिसके बाद में जिन की वो हाफ कल्टीवेशन जो कि इस गुफा को खोलने में खत्म हुई थी वो उसे वापस मिल चुकी थी। साथ ही वो एनर्जी जो कि पहले खत्म कर चुका था वो भी उसकी रिकवर हो जाती है। वैसे अभी सूलू के पास 2 पिल्स बची हुई है। इसका मतलब वो इन पिल्स का इस्तेमाल कर सकती है उस डिसाइबल कंपटीशन के लिए जहाँ ग्रैंड मास्टर होंग यून ने उसे इन्वाइट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें तब तक एलेक्सर बनाना सीखना होगा और एलेक्सर की जगह वो इन पिल्स का भी इस्तेमाल कर सकती है खुद को क्वालिफाई करने के लिए। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा उसी कंपटीशन वाले दिन पर आता है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ हाओ और दियान को दिखाया जाता है जिन्हें सूलू के बारे में कोई बात पता चलती है। उन्होंने फैसला किया था कि वो सूलू को एक्सपोज कर रहेंगे। वैसे अब उस क्वालिफाइंग राउंड के दौरान क्राउन प्रिंस की एक बड़ी सी बोतल जैसे चीज को लाकर बीच में रख देते हैं। इस बोतल में इन्हें अपनी बनी हुई पिल डालनी होगी। इनकी वो पिल सर्टन लेवल से ज्यादा हुई तो इन्हें क्वालिफाई कर दिया जाएगा उस कंपटीशन के लिए, वरना इन्हें यहाँ से जाना होगा। अभी यहाँ पर एक एक करके सभी अपनी पिल्स डालते जा रहे थे। इस बीच हमें ली और साथ ही सुशी को भी देखते हैं जिन्हें क्वालिफाई कर लिया जाता है। बाद में अब सूलू भी वहाँ पहुँचती है। सूलू जब उसमें पिल डालने वाली थी तभी वहाँ लियाए आ जाती है और उसी दौरान पिल डाल देती है। जब सूलू डाल रही थी उन दोनों की पिल एक साथ उस बोतल में गई थी, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो बोतल बता सकती है कि कौन सी पिल किसकी बनी हुई है। जो लियाए ने पिल डाली थी वो उसकी वापस आ गई थी, वो उसकी वजह से पास हो जाती है और सूलू ने जो पिल डाली थी वो भी उसमें पास हो चुकी थी। बस फर्क ये था कि सूलू वाली पिल के कारण उसे पर्पल लाइट मिली थी जो कि बताती है कि अभी तक जितनी भी पिल्स डाली गई उसमें सबसे अच्छी पिल सूलू की ही थी। अब इसी चीज से लियाओ और ज्यादा जेलस फील करने लगी थी। हालांकि वो कुछ सोच कर आई थी। वो तुरंत ही कह पड़ती है कि सूलू इस कंपटीशन में हिस्सा ले नहीं सकती क्योंकि यहाँ ऑलरेडी उसकी बहन सुशी हिस्सा ले रही है और एक फैमिली में सिर्फ एक ही कोई मेंबर यहाँ से हिस्सा ले सकता है। इस चीज से साफ साबित होती है कि सूलू यहाँ क्वालिफाइंग राउंड में भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी वो आई, मतलब उसने रूल को तोड़ा। लेकिन इतने में वहाँ हाओ और दियान पहुँच जाते हैं। उन्हें यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो तो एक्सपोज करने के लिए आए थे। वो वहाँ आकर कहते हैं कि सूलू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि वो सुशी की असली बहन नहीं है, वो असल में अडॉप्टेड सिबलिंग्स है। मतलब सूलू को जो सुशी के फादर है उन्होंने अडॉप्ट किया था। ये सुनने के बाद वहाँ जिन जो कि अब इस बात को सुन रहा था वो हंसने लग जाता है और फिर बाद में वहाँ आकर क्राउन प्रिंस से कहता है कि सूलू ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। अगर वो सुशी की फैमिली से बिलोंग करती ही नहीं है तो इसका मतलब वो हिस्सा ले सकती है। अब इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है। यहाँ क्राउन प्रिंस उन सभी को एक एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर बहुत सी मेडिसिन वगैरह रखी हुई थी। इनसे उन्हें एक एलेक्सर मतलब की एक पिल तैयार करनी है जिसका लेवल चेक किया जाएगा। यह उन्हें सिर्फ 15 मिनट दिए जाएंगे। इसका मतलब उन्हें जल्द से जल्द पिल तैयार करनी होगी और जिस पिल का लेवल ज्यादा अच्छा होगा उसे ही पोजीशन वाइज रैंकिंग दी जाएगी। यहाँ पर रूल ये था कि सिर्फ 4 ही लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि टॉप 4 के होंगे। अब मेडिसिन पिल बनाना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आखिर में जब ग्रैंड मास्टर होंग यून आकर उन पिल को टेस्ट करते हैं तो सूलू की पिल को 5th रैंक मिलती है। इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। इस चीज से लुलू तो अभी बहुत दुखी थी, लेकिन इतने में ही ली अपने उस पिल को डिस्ट्रॉय करते हुए इस कंपटीशन से बाहर निकल जाती है। अब सूलू 5th पोजीशन पर थी, इसलिए ली के बाहर निकलने से उसे 4th पोजीशन पर ला दिया जाता है।
इसका मतलब वो भी अगले राउंड में हिस्सा ले सकती है। अब इसके बाद डायरेक्टली अगला राउंड शुरू होता है जहाँ इन्हें 1v1 फाइट करनी थी। ये फाइट लाइफ एंड डेथ बैटल थी, मतलब इसमें कोई भी रूल्स नहीं है, जो जीतेगा वो जीतेगा। तो यहाँ सूलियो की फाइट उसकी बहन सुशी से होने वाली थी। लड़ते वक्त सूलियो को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ना जाने कैसे सुशी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन भी अभी इसी चीज को देख रहा था और उसे भी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। वैसे सुशी यहाँ अपने एलिमेंट पावर से हमला करती है, जिसे रोकने के लिए सूलियो वुड्स और फायर एलिमेंट की मदद ले रही थी, लेकिन ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करने के बाद भी सुशी के अटैक्स को रोक नहीं पा रहे थे। सूलियो भी इस चीज से हैरान थी, लेकिन वो तुरंत ही अपनी उस पिल को बाहर निकालती है जो कि उसने एल्केमी प्लॉट में बेहोश होते हुए बनाई थी। इस पिल को खाते ही उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और यह इस स्पेस मैजिक के थ्रू वो सुशी पर हमला करती है, जिस कारण से सुशी के अंदर जो डार्क एनर्जी थी जो कि उसकी मदद कर रही थी, वो एनर्जी सूलियो ने बाहर खींच ली थी। इस वजह से सुशी यहाँ हार जाती है। वैसे इस दौरान जिन, जो कि अभी एक घर के ऊपर था, वो नोटिस करता है कि वहाँ भीड़ में एक हुडी वाला आदमी सुशी की मदद कर रहा है उस डार्क एनर्जी को प्रोवाइड कर और जैसे ही सुशी हारती तो वो पीछे हटने लगा। ये देखते हुए जिन ने तुरंत ही उस हुडी वाले पर्सन को वहाँ से बाहर निकाल दिया था, जिन उसके चेहरे से मास्क हटाना चाहता था। जिनको इतनी देर में ये चीज तो पता चल चुकी थी कि ये आदमी असल में असासिन क्लैन से बिलोंग करता है और इसी तरह के लोग बचपन में भी उसका पीछा कर चुके हैं, इसलिए जिन इन्हें अच्छे से जानता है। हालांकि जिन उसका मास्क उतार पाता, इससे पहले ही वो आदमी किसी टेक्निक की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे टेक्निक शायद स्पेस एंड टाइम मैजिक से यूज नहीं की गई थी। वैसे वहाँ अपने मैच में तो सूलियो जीत चुकी थी। अगला जो मैच था वो लियाओ का था किसी दूसरे पार्टिसिपेट के साथ। उसमें लियाओ बहुत ही आसानी से जीत जाती है, जिसके बाद आखिरी राउंड आता है जिसमें उन्हें एक फायर स्टोन ढूंढ कर लाना था एक सीक्रेट हिडन जगह से। हम देखते हैं कि वो उस सीक्रेट जगह पर पहुंच चुके थे। हालांकि कुछ ही दूर चलने के बाद लियाओ को पता चलता है कि ये सीक्रेट जगह उसके फैमिली मैंशन के नीचे बना हुआ है, जहाँ वो पहले जा चुकी है। हालांकि उस जगह पर बहुत सारे ट्रैप्स थे, लेकिन लियाओ को उन ट्रैप्स के बारे में पता है और साथ ही उसकी फैमिली ने ये ट्रैप्स बनाए हैं। इस वजह से वो अपने मैजिक से इन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। अभी वहाँ दूसरी तरफ सूलियो उस फायर क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस चीज से बेबी ड्रैगन उसकी मदद करता है। बेबी ड्रैगन यहाँ सूलियो को उन ट्रैप से भी बचा रहा था, लेकिन इतने में ही अचानक लियाओ वहाँ उन ट्रैप्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और उनकी मदद से उसने यहाँ सूलियो को भी ढूंढ लिया था। वो सूलियो को कैद करती है और उसके बाद उससे वो फायर क्रिस्टल छीनते हुए वहाँ एक पत्थर गिरा देती है। सूलियो को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो पूछती है कि तुम ये ट्रैप्स कंट्रोल कैसे कर पा रही हो, जिस पर लियाओ कहती है कि ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद ग्रैंड मास्टर होंगिन ने ये खुद चाहते हैं कि मैं उनकी डिसाइपल बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे फेवर किया। अब वो फायर क्रिस्टल पहले ले जाने की वजह से लियाओ कंपटीशन जीत चुकी थी। हालांकि ग्रैंड मास्टर होंगुन यहाँ से अपना डिसाइपल चुन पाते इससे पहले ही वहाँ एक फेरी लेडी की एंट्री होती है जिसका नाम मिस येन है। ये लड़की असल में डेमोनिक क्लैन से बिलोंग करती है और ये बहुत पहले से होंगुन को जानती है। यहाँ ये इसलिए आई थी क्योंकि बहुत पहले इसके एक एल्डेस्ट डिसाइपल को होंगुन ने इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वो डिसाइपल किसी काम का नहीं रहा। इस कारण से वो बदला लेना चाहती है और यहाँ होंगुन जब अपने लिए डिसाइपल चुन रहे थे तो यहाँ ये उनके डिसाइपल को छीनने के लिए आई थी। ये इतने टाइम से इसलिए रुकी थी जिससे ग्रैंड मास्टर होंगुन अपने डिसाइपल को चुन ले, और अब जब लियाओ जीत चुकी थी तो इसका मतलब वो उसे अपने डिसाइपल चुनेंगे। इसलिए यहाँ आकर ये लियाओ को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाती है और ग्रैंड मास्टर होंगुन भी उसे नहीं रोकते। अब लियाओ जा चुकी थी, इसका मतलब जो सेकंड पोजीशन पर है वही उनकी डिसाइपल बनेगी। इसका मतलब इसलिए ग्रैंड मास्टर होंगुन यहाँ सूलियो को अपना डिसाइपल बना लेते हैं। वैसे इसके बाद वो सूलियो को यूनलो पीक नाम की एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। वैसे यहाँ सूलियो उनके घर में एंटर नहीं कर पा रही थी। वो बताती कि वो सिर्फ यहाँ उसे एक किताब देने के लिए आए हैं। वो उसे वो किताब देते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत सारी हर्ब और मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से याद करना होगा। अब सूलियो ने उसे याद करने के लिए हाँ कर दिया था। दूसरी तरफ वहाँ लियाओ अपने मिसियन को अपने मास्टर मानने के लिए हाँ करती है, लेकिन मिसियन उसके चेहरे पर किसी तरह का केमिकल फेंकती है। ये एक लिक्विड था जिससे लियाओ का चेहरा जल रहा था। लियाओ को ये चीज समझ में नहीं आती, फिर मिसियन कहती है कि चिंता मत, इससे तुम्हारा असली चेहरा बाहर नहीं आएगा। हालांकि ये चीज लियाओ को और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। वैसे करीबन 1 महीने बाद यहाँ इस तरफ सूलियो ने उस किताब को पूरी तरह से याद कर लिया था, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर होंगुन उसका टेस्ट लेते हैं और उसके साथ एक गहरी सी खाई के पास जाते हैं जहाँ आकर उन्होंने सूलियो को धक्का दे दिया था। सूलियो पहले डर रही थी, लेकिन फिर वो याद करती है कि किस तरह से किसी हर्ब या मेडिसिन को पेशेंट के साथ तैयार किया जाता है। सेम इसी तरह से स्पेशल टाइम मैजिक वर्क करता है। इस तरह से चीजें याद करते हुए उसने एक छोटा सा पोर्टल क्रिएट कर लिया था जो कि सीधा उस जगह से कनेक्ट था। यहाँ से उसे ग्रैंड मास्टर होंगुन ने धक्का दिया था, इससे वो वापस वहाँ ऊपर की तरफ आ जाती है और खुद की जान बचा लेती है। और बाद में उसे ये चीज पता चलती है कि ग्रैंड मास्टर अभी तक पोशन मेकिंग के साथ साथ
उसे स्पेस एंड टाइम मैजिक के रूल्स भी समझा रहे थे, जो चीज उसे साफ साफ तो समझ में नहीं आई थी, पर जब उस नई चीजों को कनेक्ट किया तो उसके लिए चीजें क्लियर होने लगी। वैसे अगले दिन जब सुलू ग्रैंड मास्टर होंग्युन को ढूंढ रही थी तो ढूंढते ढूंढते वो उनके घर के बाहर पहुंचती है। वैसे तो उसके घर में एंटर करने से मना किया गया था, लेकिन वो यहाँ उन्हें बुलाने आई थी, इसलिए वो गेट तक तो जा ही सकती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसे सामने एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक लेडी बनी हुई थी, लेकिन वो लेडी मूव कर रही थी। ये कोई मामूली सी पेंटिंग नहीं लग रही थी। हालांकि जब सुलू थोड़ा सा करीब जाती है तो वो नोटिस करती है कि उस लेडी के हाथ में वही सोर्ड है जो कि सुलू के पास है। ये चीज कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, इसलिए इतने में ही वो ग्रैंड मास्टर होंग्युन आ जाते हैं और जब वो सुलू को उस पेंटिंग के पास देखते हैं तो उसे जोर से चिल्लाते हैं हटने के लिए, लेकिन इस चीज से सुलू हड़बड़ा गई थी और उसकी तलवार उस पेंटिंग को लग चुकी थी, जिससे पेंटिंग फट जाती है। इस चीज से होंग्युन को बहुत दुख हुआ था, जो चीज सुलू को भी अच्छी नहीं लगती। वो स्टडी करती है कि आखिर ये पेंटिंग बनी किस चीज से थी। उसे पता चलता है कि एक खास पेड़ की पत्तियों से बनी थी, जो कि फॉरबिडन डार्क फॉरेस्ट के अंदर से ही पाई जाता है। अब इतना पता चलते ही सुलू सीधा उस डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। यहाँ जैसे ही वो आती है तो वहाँ फॉग के अंदर से उसे एक लड़की उसी तरह की भागती हुई दिखाई देती है। इस लड़की का नाम मे है और ये भाग इसलिए रही थी क्योंकि इसके पीछे एक स्टोन गोलम पड़ा हुआ था। हालांकि सुलू यहाँ उसकी मदद करती है और फायर मैजिक से उस गोलम को हराने की कोशिश करती है, लेकिन फायर मैजिक काम नहीं आता, इसलिए सुलू ने तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर लिया था। वो यहाँ से जाए इससे पहले ही मैं जंप करती है और इससे वो दोनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हालांकि इससे दोनों की ही जान बच गई थी, इसलिए मैं भी अभी सुलू को थैंक्स कह रही थी। हालांकि वो एक अजीब सी जगह पर थे जहाँ अंधेरा था। अचानक ही जमीन से कुछ रूट्स निकलकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इससे सुलू खुद को और मे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी कुछ रूट्स उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। वो सीधा उसे पेड़ के पास ले आई थी जिसे सुलू ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सुलू यहाँ उस पेड़ से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ पत्तियां उसे ले जाने दे, लेकिन वो पेड़ पत्तियां देने की बजाय अपना एक फ्रूट सुलू को खिलाता है, जिसके बाद सुलू नोटिस करती है कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सेम वैसा ही एक पेड़ ग्रो करने लगा है। वो पेड़ बहुत ही जल्दी ग्रो कर चुका था। सुलू भी इस वक्त अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी। वो वहाँ उस लेडी को देखती है जो कि ग्रैंड मास्टर होंग्युन की उस पेंटिंग में थी। साथ ही यहाँ पर ग्रैंड मास्टर होंग्युन भी थे। ये असल में उस पेड़ की मेमोरी है, क्योंकि जो लेडी इस पेंटिंग में थी वो होंग्युन की मास्टर है और ये सारी चीज उस पेड़ ने देखी है, इसलिए ये उसकी मेमोरी में सेव है। यहाँ साथ ही उस पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा भी लेटा हुआ था। हालांकि वो सब गायब हो जाते। बाद में वो पेड़ सुलू से कहता है कि वो बहुत टाइम से यहाँ इस फॉरबिडन डार्क फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहता है। अगर सुलू उसे अपना मास्टर मान ले तो वो उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हुए यहाँ से जा सकता है। वैसे दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में अभी सुलू बेहोश थी, लेकिन मैं किसी तरह से सुलू को ढूंढ लेती है। अभी सुलू अनकॉन्शियस थी, इसलिए वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में ही लियाओ और उसके मास्टर मेसियन दोनों ही हमला कर देते हैं। यहाँ वैसे तो मैं सुलू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले उन्हें नहीं हरा सकती, इसलिए वो कुछ ही देर में हार जाती है और वो दोनों सुलू को ले जाते हैं। हालांकि बेहोश होने से पहले ही मैंने एक पेपर क्रेन के थ्रू मैसेज भेज दिया था कि उसे मदद की जरूरत है। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ जब सुलू को होश आता है तो उसी तालाब में थी जिसमें हमने अभी कुछ देर पहले लियाओ को देखा था। इसका साफ मतलब यही था कि मेसियन यहाँ सुलू को भी जबरदस्ती अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे सुलू के चेहरे पर अभी सेम वही लिक्विड डालने वाली थी जो कि उसने लियाओ के चेहरे पर डाला था। हालांकि इस लिक्विड को वो लियाओ को दे देती है और वहाँ से चली जाती है ग्रैंड मास्टर होंग्युन की एंट्री के लिए, क्योंकि जब उन्हें ये चीज पता चलती है तो उन्हें गुस्सा जरूर आ गया था। हालांकि जब वो वहाँ जाती है तो यहाँ लियाओ उस लिक्विड को सीधा सुलू के चेहरे पर डाल देती है और खुश होने लगती है, क्योंकि इस चीज से सुलू के चेहरे पर भी जलन हो रही थी। हालांकि सुलू को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि तुम अपना चेहरा इसलिए छुपा रही हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर बहुत निशान आ चुके हैं। उसकी बात सही थी, क्योंकि लियाओ ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और ये सब उसी लिक्विड की वजह से हुआ है जो कि उसने अभी भी सुलू के चेहरे पर डाला है। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ अभी जिन को वो पेपर क्रेन मिल चुका जो कि मे ने भेजा था। इससे उसे पता चल जाता है कि सुलू की जान खतरे में है। इस तरफ सुलू अभी उस तालाब के अंदर अपने ट्री रूट्स फैला रही थी। वैसे तभी लियाओ हंसते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि मेसियन का बैरियर कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि सुलू उससे कहने लगती है कि ये तो तुम सोच सकती हो क्योंकि तुम उसे नहीं तोड़ सकती। मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारे चेहरे पर लगे निशान हट जाएंगे। इतने कहने के बाद वहाँ उसने उस ट्री रूट्स को फैलाते हुए लियाओ को पकड़ लिया था। लियाओ को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए वो मदद के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद सुलू ने उसे कुछ फ्रूट दे दिए थे। ये उसी ट्री के फ्रूट्स थे जो कि सुलू ने खाए थे। वो कहते हैं कि इससे तुम्हारे चेहरे के निशान ठीक हो जाएंगे। बाद में ये वहाँ से बाहर आ चुके थे, लेकिन अभी भी इस जगह पर एक बैरियर लगा हुआ है। हालांकि उसी दौरान वहाँ मेसियन भी आ जाती है और हमला कर लियाओ को नीचे गिरा देती है। अभी सुलू पूरी तरह से ठीक थी। वो तुरंत ही मौका पाती अपने स्पेस टाइम मैजिक और उस ट्री की पावर को कंबाइन करते हुए एक गोल्डन बेल तैयार
तैयार करती है। इस बेल को वो जैसी बजाती है तो अचानक ही वो बैरियर शेक होने लगता है और टूट जाता है। हालांकि बैरियर के टूटते ही वो जगह हिलने लगी थी, जिस वजह से वो सभी पानी में गिर चुके थे। ये समुद्र था, इसलिए उनके बचने के चांस बहुत कम थे। वैसे सीन चेंज होकर अब वापस वहाँ जिन पर आता है, जो कि सीधा मे के पास पहुंच चुका था। हमें यहाँ पता चलता है कि असल में मे और जिन सेम मास्टर के डिसाइपल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये मैसेज जिन के लिए भेजा था। वैसे जिन यहाँ ली को भी लेकर आया था, साथ ही जो सूलो का बेबी ड्रैगन है वो भी सूलो के साथ नहीं जा पाया, इसलिए वो भी अब उनकी मदद करेगा सूलो को ढूंढने के लिए। वैसे ये लोग ढूंढते हुए सीधा ग्रैंड मास्टर होंगे उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो खुद सूलो को ढूंढ रहे हैं। जिन अपनी सर्च जारी रखना चाहता है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो सूलो को ढूंढ लेगा, लेकिन उसे ये चीज पता है कि सूलो यहाँ कहीं नहीं है क्योंकि वो आसपास की जगह देख चुके हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल तुम उसे ढूंढना जारी रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हें वो मिले तब वो बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। वैसे अभी पार्ट यहीं पर खत्म होता है।